Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया सीआरएस की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआई न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम न्यूजीलैंड कल इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की है और आज फाइनल के मुकाबले की दूसरी टीम भी तय हो जाएगी, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितना दबदबा रखती है ये टीम, लेकिन हालिया जो फॉर्म है वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। तो कुल मिलाकर दो बड़ी टीमों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है कि रोमांच भी बहुत बड़ा ही देखने को मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है मुकाबले में और किस टीम को एज है। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। देवाशीष नीलोसे सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे दादा का। थैंक यू। और बात आज के मुकाबले की करें, लेकिन उससे पहले कल की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने, जिसे हम कहीं ना कहीं इंग्लैंड के आगे कम आंक रहे थे, लेकिन इस टीम ने सभी आशंकाओं को दरकिनार कर दिया और जिस अंदाज में इस टीम ने जीत दर्ज की है, उससे लगता है कि न्यूजीलैंड टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब अंडरडॉग टीम नहीं रही है। सर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु फिर से मैं ये मैच शुरू होने से पहले फिर कहूँगा कि जो कंडीशंस होती हैं, टॉस द बिग बॉस हम बोलते चले आए हैं, और आप एक बार कंडीशन में फंसते हैं तो एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। कल न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और एक सेकंड भी नहीं लगाया कप्तान ने कि साहब आप आइए और आपको नहीं होता है, आप आकर पहले बैटिंग करिए, रन बनाइए। और हमने देखा कि किस तरीके से पहले जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था तो पहले 5-7 ओवरों में बॉल जो है वो रुक कर आ रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था। और उसके बाद में जब ड्यू फैक्टर आया, और मैं तो ऐसा बोलूँगा जब 57 रन आपको 4 ओवरों में चाहिए हो लास्ट में, और फिर भी आप एक ओवर रहते हुए जीत जाएं, तो वो टीम जो जिस समय स्ट्रगल कर रही थी, रन नहीं बन पा रहे थे और ये नेट रन, जो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, तो ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता है कि लास्ट के 3 ओवरों में आप 57 रन बना देंगे। तो कहीं ना कहीं कंडीशंस जो हैं, टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और फिर भी कहीं ना कहीं करना होता है। मैं तो तारीफ करूंगा जिस तरीके से जेम्स निशान ने क्रिस जॉर्डन के एक ओवर में 2 छक्के और चौके मारे 17वें ओवर में, तो एक बिल्कुल मैच को अपने सर पे पलट के मैच जीत लिया, क्योंकि उस समय तक इंग्लैंड जो है वो हैवी फेवरेट थी कि 57 रन 4 ओवर में बनाने हों, और आपके पास में अगर देखा जाए तो 5 विकेट के बाद में वही एस्टैब्लिश जोड़ी आपके पास बची हुई थी कि जिसमें जेम्स निशान और डेरिल मिचेल जो हैं वो दोनों खेल रहे थे, और उन दोनों ने बहुत इजीली वो मैच जो जिता के अपनी टीम को फाइनल में जगह बना ली है। हमने कल भी बात करी थी कि न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज़ है कि वो आईसीसी के 2 इवेंट जो हैं, टेस्ट मैच में वो इंडिया को हरा कर चैंपियंस है, और इंग्लैंड के साथ में जो पुरानी हार थी उसका कहीं ना कहीं बदला उनको लेना था। जो 50 ओवरों के मैच में ओडीआई में पहले टाई होना और फिर सुपर ओवर टाई होना, और उसके बाद में आप वो ट्रॉफी गवा कर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो एक बदला लेना था। कल जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके टू बी बैक्ड अप विद विनिंग द टॉस, कल वो बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने। देवाशीष सर, इंग्लैंड जैसी टीम को न्यूजीलैंड ने परास्त किया, और जैसा कल आप बात कर रहे थे, दोनों एक्सपर्ट ने बताया था कि इन दोनों टीम की विशेषता है कि ये टीम के साथ खेलती है, सिंगल पर्सन की कोई बहुत ज्यादा भूमिका के लिहाज से नहीं है, टीम का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत जबरदस्त है, कल वो हमने देखा। लेकिन ये जीत फाइनल में दावेदारी को कितनी मजबूत कर देगी, क्योंकि आत्मविश्वास जाहिर तौर पर खूब बड़ा होगा इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद। डेफिनेटली देखिए, इस टीम की सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत बड़े स्टार्स नहीं है, सारे परफॉर्मर्स हैं, और वो टीम बहुत अच्छा करती है जिसमें हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए परफॉर्म करता है। हम भी बात कर रहे थे कि इंडियन टीम को जब हमने देखा तो एक सब जो एक हाइप बनाई जाती है कि ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मर नहीं थे, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ा।
ये टीम ने आपको, हमने जब आपको ध्यान हो कि हम टेस्ट सीरीज की भी बात कर रहे थे और टेस्ट सीरीज में भी अंडरडॉग्स लेके चल रहे थे कि नहीं हम बहुत आसानी से ये सीरीज को जीतेंगे, हम चैंपियन होंगे। लेकिन किस तरीके से, किस प्लानिंग के से, किस स्ट्रैटेजी से उन्होंने उस टेस्ट सीरीज को खेला या टेस्ट फाइनल्स को खेला है और जितने कन्विंसिंगली उन्होंने जीता है, वही चीज़ को वो टीम लेके जा रही है। आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए कितना काम कूल कस्टमर हैं। कोई बड़ा नाम, ऐसा बड़ा नाम नहीं है, आप देखेंगे तो केन विलियमसन को छोड़ के बहुत बड़ा ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपने अपने पार्ट को बहुत बखूबी से निभाते आए हैं। ये आप देखेंगे तो वो कंप्लीट एक शोले वाली स्टोरी है कि शोले है जिसमें जिसका छोटा सा भी रोल है वो एक एंगल वाला भी रोल बहुत खूबसूरती से निभा गया और यादगार। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, और ऐसी ही टीमें बनती हैं और ऐसी टीमें परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड सीरीज होती है, जहाँ पे आपको आपके नाम से ऊपर आपको अपनी कंट्री का एक ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो इस छोटी सी जगह ने और जहाँ से बहुत कम प्लेयर्स हैं उन्होंने ये दिखा दिया है। और मुझे लगता है कि जिस काम कूलनेस से आप देखिए, कहीं भी पैनिक सिचुएशन नहीं। एक तो एक बड़ा रन हम देख रहे थे कि एक बड़े स्कोर के लिए इंग्लैंड जा रही थी, जिसको उन्होंने एक ऐसे स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जहां से वो चेस कर सकते थे। फिर उसके बाद जब ये बैटिंग करने आए, आपके दो मुख्य बल्लेबाज जिन पे सारा दारोमदार था, उन दोनों के जाने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपने मैच छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया हो। ऐसा देखिए, आप हमने मिशेल को सुना भी उसके बाद कि हम इस उसमें थे कि हम कैसे क्लोज लेके जाएं, और हमें मालूम था कि हमारे पास एक दो बैट्समैन ऐसे हैं जिस निशम का जो उन्होंने बोला था कि मुझे मालूम था कि उसमें वो कैपेबल है कि एक ओवर में मैच को टर्न कर सकते हैं, और वही हुआ। जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि आप एक ओवर पहले मैच जीत रहे हैं, जहां आप बहुत फाइटिंग उसमें चल रहे थे, जहां नेक टू नेक चल रहा था, जहां बहुत बड़ा प्रेशर बना के इंग्लैंड टीम ने रखा हुआ था। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट देखेंगे तो T20 में एक ओवर पहले मैच को बहुत आसानी से आपको चेस कर लेना, अचीव कर लेना, बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री होती है। और ये अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक यूनिट का, एक ऐसी टीम का परफॉर्मेंस है जो अपने जीत के लिए कटिबद्ध दिख रही थी। आज से नहीं, आप डे वन से, जिस दिन से वर्ल्ड कप में ये लोग आए हैं, तब से आप इनका अप्रोच, एटीट्यूड एक सा है। आप पाकिस्तान से हारे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहीं अपने भटकाव नहीं दिखा या आप प्रेशर में नहीं दिखे। आपने जो हम कहते हैं जो बेसिक्स पे, स्टिक टू योर बेसिक्स, एक प्रोसेस पे आप काम करेंगे। जब आप प्रोसेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आउटकम भी जैसा आप प्रोसेस करते हैं उसी का आउटकम आता है। तो ये उसी का आउटकम है कि जिस तरीके से जो प्रोसेस पे अमल करते आए हैं, ये विक्ट्री उनकी आउटकम है, और डेफिनेटली बहुत बड़ी विक्ट्री है। और ये एक एडेड एडवांटेज या एक मॉरल विक्ट्री भी कह सकते हैं, और एक सेल्फ मोटिवेशन वाली जो चीज़ होती है कि एक बहुत बड़ी टीम को बहुत कन्विंसिंगली आप हरा के अगर जीतते हैं तो आपको एक एडेड एडवांटेज होता है, जो फाइनल में देखने को मिलेगा। वैसे न्यूजीलैंड की शुरुआत जो हुई थी पिछले 4-5 सालों में, जब से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा थोड़ा कम होता गया, तब दो टीमें ऐसी थी जिन्होंने अपना रुतबा बढ़ाया। उसमें एक भारतीय टीम थी जिसने दुनिया भर में जाके अपने मैचेस जीते, और दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड जिसने आईसीसी के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। 2019 में ये टीम फाइनल में पहुंची थी। हमने देखा कि किस अंदाज में वहां पर जो पराजय हुई उसे हार नहीं कहा जा सकता, उसे तो एक इंसिडेंस कहा जा सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं नियमों के मापदंड के आधार पर इस टीम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन खिताब की दावेदारी इस टीम की कितनी पुख्ता थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल में 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये टीम पहुंची, भारतीय टीम को पराजित किया, उस पर भी अपनी दावेदारी सुनिश्चित की, और अब T20 फॉर्मेट में ये टीम यहां तक पहुंची है। वैसे भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम में कई समानताएं हैं, क्योंकि भारतीय टीम में जब सौरव गांगुली ने आने के बाद आक्रामक शैली में अपनी टीम को तैयार किया, तो दूसरी तरफ यहाँ ब्रेंडन मैकुलम थे जिन्होंने अपनी टीम को आक्रामकता सिखाई। और उसके बाद जैसे धोनी, कैप्टन कूल,
टीम की कमान संभालने के बाद उसे आगे ले गए और उसी अंदाज में केन विलियमसन ने, जिन्हें हम आइसमैन कहते हैं, उन्होंने अपनी टीम को ख्याति दिलाई और आज ये टीम इस प्रदर्शन के आधार पर कहीं ना कहीं बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड को अंडरडॉग मानना सभी की बहुत बड़ी गलती होगी। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। इस T20 टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, जब न्यूजीलैंड टीम इनिशियल टाइम में आई थी तो सब लोग उसको अंडरडॉग ही मान रहे थे। मुझे नहीं लगता किसी ने भी रेट किया होगा कि वो पहली टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। और मैं तो तारीफ करूंगा कि उनकी जो टीम सिलेक्शन है उनमें अगर हम देखेंगे तो हमने कुछ प्लेयर ऐसे देखे हैं जो यंगस्टर हैं और उनके बारे में बहुत कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कुछ नहीं किया था। डेव कॉनवे की बात हम करेंगे तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, वहाँ से विस्थापित होकर वो न्यूजीलैंड आए और यहाँ आकर एक हरफनमौला प्लेयर हैं वो, और कीपिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। और हमने देखा कैसे स्टिक करके खेलते हैं, किस तरीके से वो कैचेस पकड़ते हैं, किस तरीके से, बहुत ही एक आसान सा तरीका है उनका खेलने का, करने का। कैचेस हमने देखा आउटफील्ड में, कैच कैसे उन्होंने बिल्कुल हवा में वो गोता लगाकर उन्होंने पकड़ा था, बॉडी पूरी एयर में थी जो कैच एक पकड़ा था, और वो मैच न्यूजीलैंड ने जीता था। उसके बाद हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो दो प्लेयर खासतौर पे, ग्लैन फिलिप्स और जेम्स निशान, इन दोनों ने बहुत इंप्रेस किया है। लीग मैचेस में भी सुपर 12 के हमने देखा कि न्यूजीलैंड लगभग एक मैच या दो मैच में फंसी हुई थी जहां लग रहा था कि वो मैच हार जाएंगे, लेकिन इन दोनों प्लेयर ने आकर ही वो मैच निकाला था। कल के दिन में भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो डेरिल मिचेल है उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा था, बट इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हमने देखा कि वो ओपनिंग करने आए हैं। पहले ओपनिंग नहीं करते थे, उनसे ओपनिंग कराया गया और ओपनिंग के बाद में जिस तरीके से वो उन्होंने रन बनाए, हर मैच में लगभग उसने रन किए। और कल इतने इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने 72 रन नॉट आउट बनाए और अपनी टीम को ये मैच जिताया। तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर से रिलेटेड जो है उनका डिफाइंड रोल है, उस हिसाब से खेल रहे हैं। जहां तक आपने समानताओं की बात करी तो मुझे एक और मेजर समानता दिखती, वो ये है कि कप्तान विराट कोहली हिंदुस्तान के लिए और कप्तान केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए, ये दोनों ही अंडर 19 से साथ साथ खेलते चले आ रहे हैं। अंडर 19 में भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे, उसके बाद में उन्होंने भी दोनों में नेचर में कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है कि एक बहुत एग्रेसिव और एक बिल्कुल कूल है। उनके माथे पे हमने कभी शिकन नहीं देखी है केन विलियमसन के कि वो कहीं गुस्सा होते नजर आ रहे हैं, और टीम भी इतनी अच्छी है। और जैसे कल भी देवाशीष ने कहा था कि जो फील्डिंग है उनकी वो रिमार्केबल है। उस फील्डिंग में हम बार बार बोलते हैं कैचेस विन मैचेस, रन सेव्ड आर रन मेड। आप जो भी आप जो फील्डिंग करते हैं इसमें जो आप 10 रन 15 रन सेव करते हैं, वो 15 रन कहीं ना कहीं 166 जो हुआ, अगर वो 15 रन को और उसमें ऐड कर देते तो कहीं पे भी 180 185 होता है। 180-85 रन आपको बनाना वर्सेस 166 रन बनाना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सारी टीम के मेंबर साइलेंटली अपना अपना काम जो है वो करते चले जाते हैं, और जब सारी कड़ियां जो है वो मिल जाती है तो एक बढ़िया सुंदर स्टोरी बन जाती है, जिस तरीके से हमने न्यूजीलैंड को ये मैचेस खेलते हुए देखा है। और इसमें जो सुखदेव भाई ने बताया कि आपको वही 10-15 रन अगर हम आकलन करेंगे ना तो आखिरी में ये लगेगा कि 10-15 रन का ही फर्क पड़ गया, वही फर्क पड़ गया जो मैच इधर वे जा सकता था। अगर 10-15 रन इंग्लैंड और अच्छा टोटल बना पाती तो मैच का कुछ रिजल्ट और डिफरेंट हो सकता था। एक बहुत बड़ा अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और मुझे लगता है कि वो गेंदबाजी ही करेंगे। अभी डिसीजन उन्होंने लिया है। देखिए अब पता लगेगा कि पाकिस्तान किस मेटल का बना हुआ है। यहां तक एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी तक 2015 से यूएई में पाकिस्तान अनबीटन है, 16 मैचेस लगातार ये जीते हैं। और 2015 में जब ये हारे थे तो एक टाइड मैच में इंग्लैंड से शारजा में हारे थे। तो किस तरीके का वो उनका, क्योंकि एक होम ग्राउंड है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी थ्रेट कंडीशन ना अच्छी होने से कोई भी टीम आती है तो T20 या जो वनडे हैं या टेस्ट मैचेस हैं वो यूएई में पाकिस्तान खेलती है। तो इतना लंबा बढ़िया जो विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, आज जाकर पता लगेगा कि जब आप कंडीशन के विपरीत और अच्छी टीम से खेलते हैं, और वो भी ऐसी टीम जिसने आपको पिछले 4 आईसीसी के इवेंट में हराया, और वो इवेंट भी इस तरह के सारे रहे हैं कि जो उनको रिमार्केबल और याद रखना पड़ेगा। 1987 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इनको, 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था 99 में, 2010 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया था, 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हराया था। तो वो सारी हार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डेंट दे रही होंगी, दुख दे रही होंगी कि नहीं आईसीसी के इवेंट में इन्होंने हराया है और ये बहुत अच्छी फॉर्म में है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनके सारे प्लेयर जो हैं वो बढ़िया खेल रहे हैं, परंतु हमने जैसे देखा कि कंडीशन में
हिंदुस्तान की टीम अटकी और पहले 2 मैच हारने के बाद बाहर चले गए। तो आज आपको बताना होगा कि अच्छी कंडीशन में तो कोई प्लेयर भी खेल सकता है, जब कंडीशन आपके विपरीत हो तब आप कैसा खेलेंगे। और यहां मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलिया 2010 के बाद में सेमीफाइनल मैच किसी भी आईसीसी इवेंट का नहीं हारी है। तो 2 टीमें जिनका बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है इस समय खेलते वक्त, वो आज क्या करेंगी। डेफिनेटली टॉस द बिग बॉस ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आया है। और जैसा कि हमने अभी तक मैचेस देखे हैं और देखा है कि लगभग 70-75% मैच आप टॉस जीतने के साथ जीत जाते हैं। दूसरी टीम के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है कि आपको वो जो डिसएडवांटेज है उसको आप किस तरीके से अच्छी बल्लेबाजी करके खेल सकते हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, उनके जो 5 टॉप मोस्ट 3 रन गटर और 2 विकेट लेने वाले, वो 5 प्लेयर इस स्क्वाड में आज खेल रहे हैं। एरन फिच हैं, डेविड वार्नर, मैक्सवेल जो है इन्होंने सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के लिए किए हैं, और जंपा हैं और मिचेल स्टार्च हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। तो वो 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे टॉप परफॉर्मर वो इस टीम में हैं। और उसके अगेंस्ट बाबर की जो आर्मी हमने देखी है, जो टीम हमने देखी है, जिस तरीके से वो अभी तक खेलते चले हैं, अनबीटन रन है उनका वर्ल्ड कप में, 16 कंसेक्यूटिव जीत अभी तक हैं। तो आज देखना होगा कि कंडीशंस में पाकिस्तान टीम किस तरह से उभर कर सामने आती है और क्या वो इस मिथ को तोड़ सकती है कि आईसीसी के सारे इवेंट में आज तक ऑस्ट्रेलिया से हारी। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लेकिन इन दोनों टीम के बीच का संघर्ष आज का नहीं है। मुझे तो 2015 का एक दिवसीय जो वर्ल्ड कप था आईसीसी का वो याद आता है, जब शेन वॉटसन ने वहाब रियाज बल्लेबाजी के लिए आए थे, तब उन्होंने उनसे कहा था कि बैट पकड़ना आता भी है क्या। और उसके बाद वहाब रियाज ने शेन वॉटसन के सामने जो गेंदबाजी की थी वो आज तक हमें याद रहने वाली, क्योंकि उस लेफ्ट आर्म बॉलर ने शेन वॉटसन को कोई मौका नहीं दिया। तो आक्रामकता के मामले में ये दोनों ही टीम एक दूसरे को टक्कर दिखाई देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दबदबा था, वो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क के बाद की ऑस्ट्रेलिया थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आज ऑस्ट्रेलिया आत्मविश्वास के लिहाज से पाकिस्तान के आगे कम टिकती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि ये मुकाबले को, ये स्थितियां और ज्यादा रोमांचक बना देती है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान एक बहुत जुझारू टीम है और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस जो क्रिएट हो रही हैं, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी वे एक तरह से ये होम ग्राउंड ही है। यूएई में शारजाह में उनका होम ग्राउंड है, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म 16 मैच अनबीटन होना बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ आपको मालूम पड़ता है कि उस ग्राउंड, इस टूर्नामेंट में भी अनबीटन है, इस टूर्नामेंट और ग्राउंड पे आपको कितनी पकड़ है, आपको मालूम है कि कहाँ कैसे खेले जाना है, विकेट क्या बिहेव करेगा, एटमॉस्फेयर क्या है, और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम में भी अगर ऐसे ही देखेंगे तो बाबर आजम को छोड़ के और 2 सीनियर हैं, हफीज और मलिक, उनके अलावा अब दोनों का भी, हालांकि मलिक ने एक बहुत अच्छा स्पार्किंग इनिंग खेली है, लेकिन उसके अलावा भी कोई दूसरे ऐसे कोई स्टार नहीं है। जैसे हमने न्यूजीलैंड के लिए बात की थी, तो एक टीम कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज जो हैं मैथ्यू हेडन, हाँ, वो कोच हैं, मतलब बैटिंग कंसल्टेंट है। तो उनको अगर वो इनपुट वो मिलता है, जो इतने साल इतना बड़ा क्रिकेट आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हो, एक बैट्समैन के बारे में आप जानते हो, बॉलर के बारे में जानते हो, और आप खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर हो, बहुत बड़ा एक थिंक टैंक आपको बोला जाता था। तो एक बहुत अच्छा इनपुट अगर उनसे मिल सकता है और उस पे अमल करती है तो डेफिनेटली एक पाकिस्तान टीम को एक एडवांटेज उसका मिलेगा। और अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन, जैसा आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया साइड ने एक बहुत अच्छा जो इनिशियल मैच हारने के बाद जो कमबैक करना था, बहुत अच्छे से कमबैक किया है। और उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जो बैट्समैन हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिंच हैं, वार्नर हैं, फिर आपके पास मैक्सवेल हैं, स्टीव स्मिथ अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपके जो बॉलर्स हैं, तीनों चारों बॉलर्स हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करके बैठे हुए हैं। आपके पास मिचेल स्टार्क है, जंपा ने बहुत अच्छा किया है, और दूसरा हेजलवुड ने
पिछले मैच में भी हमने देखा था बहुत अच्छा कमबैक करके। तो एक बहुत बैलेंस टीम है और वहीं एक एक्सपीरियंस और बैलेंस टीम के सामने एक जुझारू टीम है। देखिए एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा पहला मौका हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पाकिस्तान की टीम को कुछ एक अच्छा करने की उम्मीद नज़र आती है। और सब चीज़ों को अगर हम किनारे रखें तो एक टीम और एक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पूरे अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दिखाया है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत उभर के आए हैं कि आसिफ को हमने जो क्लीन हिटिंग करते हुए देखा है, शाहीन अफरीदी, और उसके बाद बाबर आजम आप देखिए अभी टॉप स्कोरर हैं वो। वर्ल्ड के हम विराट के साथ उनको भी गिन सकते हैं। तो ऐसी एक टीम है जहां युवा हैं, सीनियर्स हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा आपको। वैसे यहाँ दो कप्तानों के बीच भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बाबर आजम युवा कप्तान है, लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर टीम को नए मुकाम पर ले जा रही है। और दूसरी तरफ एरॉन फिंच है, अनुभवी खिलाड़ी है। क्या कुछ बैटल इन दोनों कप्तानों के बीच में हो सकती है और कौन भारी पड़ सकता है, ये हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। सर, दोनों कप्तानों के बीच के मुकाबले को लेकर आप किसे ज्यादा एज देना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि विराट कोहली जो हैं वो अगर जो उनका टेन्योर अभी बचा हुआ है एज ए क्रिकेटर, अगर वो खेलेंगे तो इस तरह के रिकॉर्ड सेट करेंगे कि उनको बीट करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगा इस वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई एक ऐसा बल्लेबाज मैं और आज देखता हूं तो मुझे वो बाबर आजम नजर आता है कि अगर वो भी, क्योंकि घर में देखिए उनके कंडीशंस जो अच्छी नहीं है, और अगर उनका भी क्रिकेटिंग कैरियर उतना रहा तो कहीं ना कहीं हम ये दो प्लेयर हमको ऐसे लगते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम लगभग मैं ऐसा बोलूंगा कि वो अनफॉर्चुनेट हैं कि इतना बड़ा टैलेंट क्रिकेट में पाकिस्तान में है। अगर वो हिंदुस्तान में होते तो अभी कहीं बहुत बड़ी लेवल पे होते। आज भी वो हम अगर उनको देखें, जिस तरीके का इजी बैटिंग स्टांस है उनको, जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं और जो कंसिस्टेंसी उनमें है, बहुत कम क्रिकेटर इस वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में है जो इतनी लगन के साथ इतने एलिगेंट दिखते हैं खेलते वक्त। मतलब उनके क्रिकेट में ऐसा दिखता नहीं कि कुछ और दिख रहा है हमको। वो स्ट्रोक खेलते हैं, हर तरह का स्ट्रोक खेलते हैं। हमने देखा उठाकर भी मारते हैं, बट उठाकर मारना उनका बहुत कम है। ग्राउंड स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं, स्टांस बहुत अच्छा है, बॉल को बहुत जल्दी रीड करते हैं, अपने साथ के प्लेयरों को लेकर खेलते हैं। तो आज अगर हम एरन फिंच की बात करेंगे तो डेफिनेटली एरन फिंच और डेविड वार्नर दो बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मैचेस उन्होंने आज तक जीते हैं या टूर्नामेंट जीते हैं उनमें इन दो बैट्समैन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। परंतु अगर मैं टैलेंट की बात करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान के बाबर आजम को टेक्निक के बेस पे और उनकी कंसिस्टेंसी के बेस के ऊपर, क्योंकि एरन फिंच का अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा खराब पैच चल रहा है। डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 2-3 मैचेस में अच्छी बैटिंग करी है, परंतु आज जो उनका मुकाबला होगा वो एक इस तरह के डिसेप्टिव अटैक से होगा जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, राउफ है और हसन अली हैं जो सीमर्स हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने इंडिया जैसी स्टार बैट्समैन स्टडेड टीम को शुरू में कैसे बिखार दिया था। और उसी तरफ अगर हम सामने की तरफ देखेंगे तो बाबर आजम और रिजवान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होगा कि उनके सामने मिचेल स्टार्च हैं, उनके सामने जोस हेजलवुड हैं जो एक हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं और बैट्समैन को मारना आसान नहीं होता। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्राउंड के स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, पिछले 11 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जो है बैटिंग फर्स्ट ने जीता है और बैटिंग सेकेंड ने 10 मैचेस जीते हैं। तो खेलना तो आपको अच्छा है ही है, स्टैटिस्टिक्स आपके विरुद्ध हैं, विपरीत हैं आपसे। अब आप किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना जरूरी है। और मैं तो बोलूंगा कि अनडाउटेडली ये दोनों टीम जो हैं ये बेस्ट टीम्स हैं इस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप में। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया है। थर्ड टीम जो हम अगर 4 टीमें जो उन्होंने क्वालिफाई की उनमें से हमें जो लेसर टीम एक दिख रही थी, और कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे कि हमें या इस दुनिया को ये खलेगा कि चौथी टीम भारत को होना चाहिए, न्यूजीलैंड को नहीं। वो न्यूजीलैंड ने हम सबको गलत सिद्ध करते हुए फाइनल में ऑलरेडी अपनी राह बना ली है। तो क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है, हर रोज हमको कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज पाकिस्तान प्रे कर रहा होगा पूरा कि आज वो चमत्कार फिर हो, और वो जो आंकड़े रिकॉर्ड के दिख रहे हैं 11 में से एक मैच बैटिंग फर्स्ट जीतना, उनको बैटिंग फर्स्ट करना है और उन आंकड़ों को गलत साबित करना है।
और उसके सामने एक ऐसी टीम है जो इन्होंने बार बार आईसीसी के सारे इवेंट्स में उनको बार बार पटकनी दी है, और वो भी नित साबित करना होगा, उसको भी गलत साबित करना होगा कि हम आईसीसी के किसी भी इवेंट में हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों टीमों के बीच में, पेस आर्मी के बीच में भी अच्छा खासा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि शाहीन अफरीदी की बात करें, पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त गेंदबाज ये है, तो कहीं ना कहीं स्पीड का ये सुल्तान, और सामने होगा मिचेल स्टार्क, जिन्हें स्विंगिस्तान का राजकुमार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। दोनों एग्रेशन के साथ खेलते हैं, दोनों स्लेजिंग में कहीं कोई कसर नहीं रखते, दोनों लेफ्ट आर्म है, पेस और स्विंगर में दोनों में कोई जोड़ नहीं है। ये मुकाबला भी बहुत शानदार होगा, इस पर तो नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोनों टीमों के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस शो में आप देखिएगा बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। जहां तक स्टार्क और शाहीन अफरीदी का सवाल है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो स्टार्क को मैं कहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से और कंसिस्टेंसी, शाहीन अफरीदी का अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अगेंस्ट जो बॉल स्पेल किया था उसके बाद कोई उस तरह से इम्प्रेसिव स्पेल हमको देखने को नहीं मिला है उनका। वहीं मिचेल स्टार्क लगातार अगर विकेट नहीं भी मिले हैं तो प्रेशर बना के रखा हुआ है, और जैसा हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप वाली बात है, अगर आपने प्रेशर बनाया है तो उसका एडवांटेज आपके पार्टनर को सामने से मिलता है। तो एक बहुत बड़ा प्लेयर, बड़ा बॉलर जो एक बॉलिंग साइड को फ्रंट से लीड करता है, मुझे लगता है कि अफरीदी से डेफिनेटली अभी तक के कंसिस्टेंसी के परफॉर्मेंस पे देखेंगे या एक्सपीरियंस में देखेंगे तो मैं मिचेल स्टार्क को ऊपर रखता हूं, लेकिन आप हेजलवुड को भी कम नहीं आंक सकते। और जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि फॉर्चुनेट रहे कि आप टॉस जीतते गए और आपको सब चीज़ें आपके फेवर में होती गई, और आप हम उनकी जीत को पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ जो एक समीकरण होता है, समीकरण अभी तक आपके फेवर में रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन अगर बॉलिंग साइड की बात करेंगे तो बहुत अच्छा कमबैक किया है इन लोगों ने, और एक के बाद एक जो तीनों बॉलर्स आते हैं वो एक बहुत अच्छा प्रेशर बना के रखते हैं, जिसका एडवांटेज आपके दो जंपा और आपके ऑफ स्पिनर मैक्सवेल को आपका उसका एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंसिस्टेंसी, जितना इंप्रेसिव बॉलिंग पहले मैच में हमको देखने को मिला है पाकिस्तान का, उतना इंप्रेसिव स्पेल हमको बाद में देखने को नहीं मिला है। फॉर्चुनेटली उन्होंने बैट्समैन ने अगर सही मायने में कहें तो बैट्समैन ने बहुत अच्छा रोल प्ले करके और मैच को जिताते गए हैं। आज बहुत कड़ी परीक्षा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो बैट्समैन हैं, वार्नर का वापस फॉर्म में आना, और वो एक डिवास्टेटिंग बैट्समैन है जो अगर लय मिल जाती है तो किसी भी बॉलर को, किसी भी स्ट्रैटेजी को फेल कर सकते हैं। और एरोन फिंच का जो बताया कि अभी तक वो लय नहीं मिली, लेकिन हाँ वो रिदम में जरूर है। एक बड़ी इनिंग की जरूरत है, वो हो सकता है इस मैच में मिल जाए। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा, पर जैसा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन टीम का हमने देखा है और जैसा परफॉर्मेंस पाकिस्तान गेंदबाजों का हमने देखा है, अगर हम कंसिस्टेंसी पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक एडेड एडवांटेज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को डेफिनेटली है। और बात करते हैं दोनों टीम के मध्य क्रम की, तो दो खिलाड़ियों पर दोनों टीम के एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा नजर देने वाली है, मैक्सवेल। यहाँ मैक्सिमम प्रदर्शन करना पड़ेगा मैक्सवेल को अपनी टीम को बेल जोन में ले जाने के लिए। और दूसरी तरफ है आसिफ अली, युवा आक्रामक बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं आसिफ का भी प्रयास रहेगा कि टीम को सेफ जोन में रखें। सर, ये दोनों खिलाड़ी, दोनों आक्रामक, दोनों की शैली एक जैसी और दोनों का क्रम भी लगभग बराबर। नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा, ये दो ही क्यों, दोनों को मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो दोनों ही हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर्स हैं। आप शोएब मलिक को देखिए कैसे खतरनाक वो खेले हैं, हफीज को देखिए आप कितने अच्छा खेल रहे हैं, और फिर आसिफ अली ने तो अभी तक सबको चौंका दिया कि जिस तरीके की वो शॉट सिलेक्शन है उनकी, जिस तरीके से वो मारते हैं उठाकर एक एक ओवर में, अपनी टीम के लिए मैच जीता है उन्होंने। परंतु अभी तक के जो बॉलिंग अटैक्स थे या जो थिंक टैंक थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थे कि उन्होंने आपकी वीकनेस पर काम नहीं किया था। और मैं बताऊं आपको कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, जो थिंक टैंक है, जस्टिन लैंगर उनके कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने हर हालत में उनको सॉर्ट आउट किया होगा कि आसिफ को हमने देखा कि टिम साउथी ने एक शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर मारा था जो उसको साइम नहीं आया, हेलमेट में लगा था,
या और तो कहीं ना कहीं ये कमजोरियां हैं जो प्लेयर की हर देखिए जब आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, एनालिस्ट होते हैं, वीडियो एनालिस्ट आपकी एक एक चीज में एक एक बॉल को फ्रेम करते हैं कि एज ए बैट्समैन आप कहां पे कंफर्टेबल थे और कहां पे आप डिसकंफर्टेबल थे। आज हर हालत में ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे सोच रखा होगा कि हमको किस तरीके से मिडिल ऑर्डर का इनको पकड़ना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो अगर हम देखेंगे तो तीनों बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो वहां 3 स्टॉइनिश हैं, मार्श हैं और मैक्सवेल हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे कहीं ना कहीं दोनों टीम में अगर एक छोटा सा कहीं मिसिंग लिंक दिखता है तो ऑस्ट्रेलिया के 5वें बॉलर में एक लिंक दिखता है। 4 बॉलर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, 3 मीडियम फास्ट बॉलर हैं। एडम जंपा ने 5 विकेट लेके एक बार बता दिया उसमें कि वो वर्ल्ड कप पे T20 में पहले 5 बॉलर्स में आ चुके हैं। उनकी बहुत स्टीक लाइन लेंथ रहती है, रन ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं और विकेट भी लेते हैं। वहीं पे 5वां बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो देखना होगा कि किस तरह से बॉलिंग करेगा। जो कॉम्बिनेशन है मिचेल मार्श का है, स्टॉइनिश का है और ग्लेन मैक्सवेल का है, उन तीनों में से 4 ओवर निकालने होंगे ऑस्ट्रेलिया को और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जहां तक हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे, हमने देखा कि जब जब उन्होंने पहले बॉलिंग करी हिंदुस्तान के अगेंस्ट या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तीनों में उन्होंने पहले बॉलिंग करी थी। बाद के दोनों मैचों में जबकि लेसर थे, स्कॉटलैंड था, नामीबिया था, वो उन टीमों को भी अलाउड नहीं कर पाई थी बॉलिंग सेकंड। और यहाँ पे तो आपको एक अच्छी टीम का सामना करने को मिल रहा है और जिनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, तो सेकंड टाइम कैसी बॉलिंग करेंगे एक बहुत बड़ा फैक्टर फिर देखने को मिलेगा। अभी इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा यूएई में कि जब आप पहले, क्योंकि ये विकेट्स इस तरह की हैं कि बैटिंग फर्स्ट में पहले 5-7 ओवर 8 ओवर आपको मुश्किल होती है और सूखी बॉल के साथ जब बॉलिंग बॉलर करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ड्यू फैक्टर आने लगता है प्ले में और बॉल जो है वो स्किडो के बैट पे आने लगती है तो बैटिंग ईजियर लगने लगती है। सेकेंड इनिंग में ऐसा लगता है कि शायद हम किसी दूसरी पिच पे खेल रहे हैं, ये वो पिच थी नहीं जिसके ऊपर पहली इनिंग हुई थी। कल भी हमने देखा किस तरीके से डेरेल मिचेल ने और जेम्स नेशिन ने 57 रन 3 ओवरों में बना दी। आप स्ट्रगल कर रहे थे कितनी मुश्किल से और रन रेट बढ़ता ही चला जा रहा था, परंतु ड्यू फैक्टर और लास्ट में जाकर जब आपके पास विकेट इन हैंड हो तो आप बैटिंग सेकंड इट इज मच इजियर फॉर यू। सर वैसे कितना आक्रामक हो सकता है मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ बोलने चालने में बहुत ज्यादा माहिर है कि ये एक मेंटल जो एक स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया इस चीज में माहिर है और पाकिस्तान जवाब देने में, ये भी फैक्टर रहेगा। बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए क्या होता है कि जब आप अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभा है या नैसर्गिक स्टाइल है, आप अगर उससे दूर होते हैं, जो हमने खामियाजा भुगता है 2 मैच जो हम खेले हैं, ये हमारे नैसर्गिक जो टैलेंट है या जो तरीका है उससे विपरीत था। इंडियन टीम ने कभी ऐसा परफॉर्म नहीं किया या कभी इतने दबाव में कभी खेलते हुए दिखी नहीं है। आपने जब सडनली आप चेंज करते हैं तो आपको वो तकलीफदायक हो जाता है। और दोनों टीमें यहाँ दोनों एग्रेसिव हैं, जैसा आपने बोला एक स्लेजिंग में है और वो जो दूसरी टीम है उतने ही मजबूती से जवाब देती रही है, तो दोनों का मुंह आप रोक नहीं सकते। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक यंग टीम है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो पाकिस्तान टीम के साथ जो देखने को मिलता है कि बहुत समय बाद कुछ एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण जगी है। अगर आप उनका क्रिकेट देखेंगे, इतना अनस्टेबल होने के बाद भी इतना प्रबल दावेदारी बहुत लंबे समय बाद किसी पाकिस्तान टीम ने किसी आईसीसी की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो उनका थिंक टैंक है या जो टीम कॉम्बिनेशन बना है, या आप कह सकते हैं जिस तरह से बाबर आजम ने टीम को एक यूनाइट किया है और यंग टीम है और यंग टीम को एक नई उम्मीद दिख रही है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में फिर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और वहाँ से उनकी भी क्रिकेट की दशा और दिशा बदल सकती है। जैसे हमने रमीज राजा को सुना कि फंड है नहीं हमारे पास और इंडियन क्रिकेट या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कभी भी वो प्रेशर बना सकती है और हमको उससे बाहर भी कर सकती है, बाहर इन द सेंस कि हमको मोहताज कर सकती है मुख्य धारा से। तो ये सब डर के बाद अगर आप वाकई देखिए क्रिकेट को हमको वो राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट को भी हमको जिंदा रखना है। एक अच्छा बेहतर माहौल रहे जहां हर कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करके हम उसको ग्लोबलाइज लेके जाएं।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे बाद एक स्पार्क, जो जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान की टीम जानी जाती थी, वो एक स्पार्क हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और अब जाते जाते फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में जो दो खास अतिथि मौजूद हैं जिनकी बात आप सुनते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण को लेकर सभी से अपील करें, क्योंकि अकेले इंदौर शहर में तकरीबन 9 लाख लोगों से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन का दूसरा टीका नहीं लगवाया है। देखिए 2020 और 2021 की शुरुआत हम कभी नहीं भूल सकते महामारी के लिहाज से। हम नहीं चाहते कि 2022 में उसकी पुनरावृत्ति हो, लेकिन इस बार हमारे पास अस्त्र है, शस्त्र है, वैक्सीनेशन के रूप में हमारे पास सुरक्षा का चक्र है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे समाज को परेशान कर सकती है, समस्या खड़ी कर सकती है। सर क्या कहेंगे आप? मैं डिजाना के सब दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन जिन के यहाँ भी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का बाकी है, वो सारे काम छोड़कर सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर आपकी जान है तो जहान है। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ, देखिए अमेरिका जैसा विकसित देश, जहाँ पर लोगों ने परहेज रखा कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ये ठीक नहीं है, वहाँ 2-2 लाख लोग एक एक दिन में इन्फेक्टेड हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें खोई। अभी हम थर्ड वेव की यहाँ बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है। पेरिस में अभी आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें उनका ये कहना है कि 5th वेव जो वहाँ पे है, 5th वेव आ चुकी है और आसपास की कंट्रियों में जो उसका इन्फेक्शन रेशियो है वो लगभग 10% है। हर रोज 10% उनके लोग बढ़ रहे हैं, जो बहुत अलार्मिंग है। हमें इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ हमारी तंदुरुस्ती, जो हमें वैक्सीनेशन के दम पर मिलेगी, वो ही बचा सकती है। आपके परिवार, आप एक परिवार का सदस्य हो सकते हैं, परंतु आपके परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम इस पे ढलाई बिल्कुल ना करें। हमें वैक्सीनेशन तो कराना ही कराना है, उसके साथ साथ हमें हैंड सैनिटाइजेशन समय समय पर करना है और 2 गज की दूरी भी मेंटेन करके चलनी है। हम जब जब ये एहतियात बरतेंगे, हमने देखा है कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंट्री जिसमें 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा है वो इतना स्ट्रांग ना होता, तो हम सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कैसे वक्त होता। हमने सेकेंड वेव में देखा कि किस तरह से हमारे पहचान में हमारे दोस्त, हमारे मिलने जुलने वाले कितने सारे लोग बाहर खड़े थे कि उनको कहीं बेड मिल जाए। और जहाँ तक आंकड़े बता रहे हैं कि जिन जिन को 2-2 डोज लग चुके हैं, कहीं बाई चांस भी आप इस बीमारी के ग्रस्त में आएंगे तो भी वो आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगी, आपका घर पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम सब के लिए आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वैक्सीनेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी अपील पे गौर करेंगे और सारे काम छोड़कर सबसे पहले आप खुद तो वैक्सीनेशन कराएंगे, आपके दोस्त, आपके पहचान में जितने लोग हैं आप उनको भी ड्राइव करेंगे, उनसे भी कहेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और वैक्सीनेशन ड्राइव में अपना हाथ बटाएं। सर एक छोटी सी अपील आपसे भी। बिल्कुल, आप ये मानिए कि आप यही T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जहां आपके जो बॉलर्स हैं वो आपको जब आउट करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, सारे स्लोअर वन भी हैं, वेरिएशन भी है, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आप बिना हेलमेट के आप वो शॉट रिस्क ले नहीं सकते। तो आपके लिए जैसा इसमें हेलमेट और सारे गार्ड्स पहन के आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही टीकाकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो स्थिति में देश है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जो जिस तरीके से हमने टीकाकरण कराया है, जो बहुत इतनी बड़ी कंट्री में और इतने लोगों को समझा पाना, उनको तैयार कर पाना बहुत मुश्किल काम था, जो बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है। और हम आज उसका नतीजा देख रहे हैं कि हम बहुत खुशहाल हैं, बहुत अच्छे से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे लौट पा रही है, और जो 2 साल जिन लोगों ने सफर किया उनको वापस कमबैक करने का मौका मिल पा रहा है। तो ये सिर्फ संभव हो पाया है कि आपने सही टीकाकरण सही समय पे, और इस देश ने देखिए इतनी बड़ी कंट्री, जैसा सुखदेव भाई ने बताया 130 करोड़, तो यहाँ आपने देशवासियों को भी लगाया है और आपने परोपकार भी किया है, आपने दूसरी कंट्रीज को मदद भी की है। तो आज हम इस क्राइसिस में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी के साथ एक अगर विदेशी एस्पेक्ट और उस पे देखेंगे तो हमने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
मैं हमारे प्रधानमंत्री को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से वो कटिबद्ध हैं इन सब क्राइसिस से निपटने के लिए, वो अद्भुत है। और हम सबको जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि खुद के लिए नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारा महत्वपूर्ण हम हमारे परिवार के लिए है और हमारे मित्र हैं, हमारी सोसाइटी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड अपनी टीम जो जिम्मेदारी के साथ जिसको जो काम सौंपा गया है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज वर्ल्ड कप फाइनल में आई है, तो हमें भी ये जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कोविड-19 से पार पाना है और देश को सुदृढ़ स्थिति में लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब दुनिया में टिके रहना है तो टीका तो लगाना पड़ेगा। सर, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा क्योंकि मुकाबला शुरू हो रहा है, फेवरेट टीम आपकी? अभी तक 23 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, जिनमें से 13 मुकाबले पाकिस्तान जीता है और 10 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीता है। परंतु टॉस द बिग बॉस आज ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। मुझे लगता है आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। सर, पाकिस्तान पे तो बैठने नहीं दूंगा सर। नहीं, सवाल ही नहीं। देखिए एक जैसा हमने डिस्कस किया कि एक टीम को अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा है और अगर खेल को, हम खेल प्रेमी भी हैं तो लेकिन एक जो सबसे बड़ा एक टॉस महाराज जो है वो थोड़ा सा पलट गए। आप दोनों टीम में रहिए, आज कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान टीम का जो एक रवैया है, जिस तरीके से क्रिकेट को इस वर्ल्ड कप में खेला है। और देखिए, कोई भी टीम होगी जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, उसकी अगर कोई टीम चैंपियन बनती है तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट का फर्क पड़ेगा। देखिए, हम कहते हैं भारतीय सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें अगर पाकिस्तान आज जीतती है, पाकिस्तान चैंपियन बनती है, तो अल्टीमेटली इस कॉन्टिनेंट क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ेगा। और हमारा झंडा, इस सब कॉन्टिनेंट का झंडा ऊपर रहना चाहिए। मुकाबला बहुत अच्छा होगा, एक्सपीरियंस और यूथ दोनों के बीच में है। देखिए, टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्रेडिक्शन से आज मैच को देखिए आप। नहीं, वो प्लस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी हम बात कर रहे थे कि दो टीम स्लेजिंग में माहिर हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में अभी तक जो भी कप्तान रहे वो सब कहीं ना कहीं अंडर द स्किन आपको हिट करने के लिए माहिर थे। परंतु इस बार जो पाकिस्तानी कप्तान है बहुत शालीन है। बाबर आजम को हमने कुछ भी एग्रेसिव करते हुए अभी तक नहीं देखा है। वो बिल्कुल अपने जिस तरह से केन विलियमसन है उसकी राह पे चलते हुए अपनी गेम पे फोकस करते हैं, अपनी टीम के ऊपर, प्लेयरों के ऊपर दारोमदार उनका रहता है कि कौन आदमी कैसा खेलेगा। ये एक मुझे लगता है कि इस टीम में और पाकिस्तान की पुरानी टीमों में जावेद मियांदाद, चेतन शर्मा का हमने ऑलरेडी एपिसोड देखा हुआ है कि किस तरीके से वो एपिसोड हुआ था। हमने बाकी कप्तान भी देखे हुए हैं, मिसबा देखा हुआ है, बाकी लोग देखे हैं। कहीं ना कहीं वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट, वो जो एक मारक क्षमता, लड़ाकू, वो बाबर आजम में नहीं दिखता है। वो सारी चीजें अपनी बल्ले के थ्रू करके और अपनी कप्तानी थ्रू करके दिखाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है और यहाँ स्टार्क ने एक बार कमान संभाल ली है और देखना खास होगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स कितनी देर टिक पाते हैं और आखिर इस मुकाबले में क्या कुछ होता है। दोनों टीमें, पुराना इतिहास, लड़ाकू इतिहास है, आक्रामक इतिहास है और यही वजह है कि आज आग ही आग निकलनी है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया हर नींव की धड़कन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, ध्यान रखिए जिन लोगों ने कोविड टीकाकरण का दूसरा डोज नहीं लगवाया है वो तुरंत जाएं। आपके समीप में व्यवस्थाएं शासन प्रशासन ने की है, तुरंत जाएं, टीका लगाएं, अपने और अपने समाज को, परिवार को सुरक्षित करें। फिलहाल बने रहिए डीजे न्यूज के साथ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Singh gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया, हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।